वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आरबीएस डिग्री कॉलेज मेजा खास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी छात्रों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। छात्रों, आज जो है बीएससी एजी फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत जो हम सब्जेक्ट लेकर आए हुए हैं वह है फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस के अंतर्गत जो हम टॉपिक लेकर आए हुए हैं छात्रों जो है वह है सॉइल जेनेसिस जो है। ठीक है, तो सॉइल जेनेसिस का अर्थ यह होता है छात्रों जो है कि मृदा उत्पत्ति हमारी जो है किस तरीके होती है और उसमें मुख्य घटक जो है कौन कौन से आते हैं जो है और उसके बनावट में जो है कितनी मुख्य जो है घटकों का योगदान होता है, आज हम लोग इस टॉपिक के अंतर्गत जो है अध्ययन करेंगे। क्योंकि आप लोग भी बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं छात्रों जो है कि हमारे जो मृदा की उत्पत्ति जो होती है वो कई ऐसे घटकों से होती है जिसे हम जो है अगर उसमें शामिल नहीं करते हैं तो हमारे मृदा की जो बनावट है, संरचना है, आकार है, वो सारी चीज़ें जो है आपकी इस मृदा के अंतर्गत कभी नहीं हो पाती है। क्योंकि अगर घटकों का समावेशन अगर नहीं होता है, सहयोग नहीं होता है, तब तक जो है मिट्टी की उत्पत्ति जो है होना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि वजह क्या है जो है कि जो हमारे चार मुख्य घटक पाए जाते हैं मृदा उत्पत्ति करने में जो है वह है आपका खनिज हो गया, कार्बनिक पदार्थ हो गया, हवा हो गया, पानी हो गया, जिसके द्वारा आपके मृदा की उत्पत्ति होती है छात्रों जो है। तो आइए स्क्रीन पर चलते हैं, तो इसके अंतर्गत क्या है उसे हम आप लोग को बतला रहे हैं जो है। जैसे मिट्टी हमारा है छात्रों जो है, ठीक है, तो मिट्टी जो है एक तरीके से एक पृथ्वी का एक प्राकृतिक पिंड होता है जो एक आवरण के तहत जो है ढका रहता है। यह पृथ्वी की पपड़ी की सबसे ऊपरी जो है परत होती है जो मृदा आपकी होती है छात्रों जो है, जो हजारों वर्षों से पहाड़ों के निरंतर अपक्षय से बनी है। क्योंकि आप भी अच्छे तरीके से समझते हैं कि जब तक हमारे चट्टानों और शैलों का जो है अपक्षय की प्रक्रिया निरंतर नहीं होगी तो हमारे मृदा की उत्पत्ति होना बहुत ही मुश्किल है जो है। तो यहाँ जो है यह पृथ्वी की जो है पपड़ी की सबसे ऊपरी परत होती है जो हजारों वर्षों से जो है पहाड़ों के निरंतर अपक्षय से जो है बनती है जो है। फिर उसके बाद यह जो है चार मूल जो है घटकों से बनी है। जैसे पहला आपका है खनिज, दूसरा आपका आता है कार्बनिक पदार्थ, तीसरा आता है हवा और चौथा आता है पानी, जिसके कारण से जो है आपकी मृदा की उत्पत्ति होती है और जो है निरंतर जो है पहाड़ों के अपक्षय के होने के बाद जो है ये प्रक्रिया स्टार्ट होती है जो है। फिर उसके बाद इसकी बनावट के लिए जो है जो जिम्मेदार तीन प्रमुख जो है घटक होते हैं वह है गाद आपका हो गया, गाद हो गया और मिट्टी जो है, जो आपके मृदा उत्पत्ति में पूरी तरीके से सहयोग करते हैं। यह तीन घटकों के आधार पर मिट्टी की खनिज बनावट अलग अलग जो है होती है और पाई जाती है। क्योंकि जहाँ पे जो है पहाड़ों का अपक्षय होने का निरंतर प्रक्रिया चलती रहती है छात्रों जो है, तो कहीं पे मिट्टी की संरचना अलग रंग से जो है पहचानी जाती है और अलग अलग तरीके से पहचानी जाती है, वो भी घटकों के अनुसार जो है। क्योंकि तीन घटकों के आधार पर मिट्टी के खनिज की बनावट जो है हमेशा अलग अलग पाई जाती है। तो कहीं पे आपको रेतीली मृदा पाई जाएगी, तो कहीं पे कंक्रीट मृदा पाई जाएगी, तो कहीं पे आपको जो है एकदम पथरीली जो है सम्मिश्रण जो है मृदा आपको जो है अलग अलग तरीकों में पाई जाती है। फिर उसके बाद पत्तियां और कार्बनिक घटक ऊपरी कार्बनिक परत बनाने के लिए विघटित होते हैं, जिसे ह्यूमस के रूप में जो है जाना जाता है। जैसे जो हमारी पत्तियां हैं, जो जंगलों या पहाड़ों पर जो वनस्पतियां उगी रहती हैं जो है, जब वो उनकी पत्तियां या टहनियां जो है उस पहाड़ पे गिरती हैं जो है, तो वहाँ पे कार्बनिक घटक जो है ऊपरी कार्बनिक परत बनाने के लिए जो है वो विखंडन करते हैं या विघटित होते हैं जो है।
विघटित होने के बाद जो है वो ह्यूमस के रूप में जो है अपनी पहचान को बनाते हैं जो है। फिर मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा उसकी उर्वरता में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाती है, क्योंकि ह्यूमस के द्वारा ही जो है मिट्टी की उर्वरता जो है काफ़ी अक्सर जो है मजबूत बनती है, क्योंकि ह्यूमस के द्वारा जो है कुछ ऐसी भी मिट्टियाँ होती हैं इनके मिलने के बाद, शामिल होने के बाद जो है मिट्टी का जो संरचना है, बनावट है, वो अलग तरीके की हो जाती है। फिर उसके बाद आता है मृदा उत्पत्ति आपकी जो है, ठीक है, जो सॉइल जेनेसिस हम आप लोग को बतला रहे हैं जो है। तो मिट्टी प्राकृतिक पर्यावरण में एक प्रमुख जो है तत्व है, जो जलवायु और वनस्पति को जो है जोड़ती रहती है और अपनी सापेक्ष उर्वरता के माध्यम से मनुष्य की गतिविधियों पर इसका गहरा जो है प्रभाव पड़ता है जो है। क्योंकि अगर आप जो है किसी भी फसल का जो है अगर आप उत्पादन कर रहे हैं तो वहाँ पे जो है जलवायु और वनस्पति का जो है बहुत ही एक सम्मिश्रण होता है, शामिल होकर जो है उस फसल को जो है विकास करते हैं, वृद्ध करते हैं और अच्छी उत्पादन करने के लिए जो है जो वायुमंडल का जो पारिस्थितिकी तंत्र हमारा है उसके संतुलन को बना के रखते हैं और अपने सापेक्ष जो है उर्वरता के माध्यम से मनुष्यों की जो गतिविधियां हैं उस पर जो है वो अपना गहरा जो है प्रभाव जो है छोड़ती रहती हैं और प्रभाव दिखाते रहते हैं। फिर उसके बाद मिट्टी के वैज्ञानिक अध्ययन को जो है पेडोलॉजी के रूप में जाना जाता है, जो हमने आपको पिछली क्लास में जो है आप लोग को अध्ययन कराया है छात्रों जो है। क्योंकि अगर पेडोलॉजी की अगर इस शाखा की उत्पत्ति हुई है तो मृदा उत्पत्ति के द्वारा ही हुई है और जो है मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया को पेडोजेनेसिस, मिट्टी की उत्पत्ति जो है कहा जाता है, ठीक है। तो फिर उसके बाद मिट्टी पृथ्वी की ऊपरी परत है जो पौधों और जानवरों से जो है प्रभावित होती रहती है। इस क्षेत्र के माध्यम से एक ऊर्ध्वाधर खंड एक मिट्टी के प्रोफाइल का निर्माण जो है होता रहता है और करते रहते हैं, क्योंकि आप भी अच्छे तरीके से जानते हैं कि जब किसी मृदा की उत्पत्ति होती है जो है वो कई ऐसे परतों में होती है जो मृदा का रूप लेकर जो है परतों के रूप में जो है प्रदर्शित होती रहती है। तो प्रत्येक मिट्टी प्रोफाइल में आमतौर पर कई अलग अलग परतें या क्षैतिज जो है होते हैं, जो विभिन्न प्रकार के मिट्टी की पहचानने में जो है सक्षम होते हैं कि हमारी मृदा इस परत में जो है जलोढ़ पाई जा रही है या उसके नीचे की परत में जो है काली मृदा पाई जा रही है या उसके जो है नीचे मृदा जो है रेत पाई जा रही है या गाद पाए जा रहे हैं। तो इसके द्वारा जो है मिट्टी प्रोफाइल के द्वारा जो है उस परत को जो है हम पहचानने में जो है आसानी होती है कि हमारी जो ये ABCD जो हमारी प्रोफाइल है जो है वो संस्तर हैं जो है वो उसकी पहचान हम किस तरीके करेंगे जो है, तो हम उसकी पहचान मृदा प्रोफाइल के द्वारा ही जो है पहचान मिट्टी की कर सकते हैं। फिर उसके बाद मिट्टी और रेगोलिथ जो है, ठीक है। तो मृदा विकास, मृदा संरचना की उत्पत्ति वायुमंडल के संपर्क में आने वाली चट्टानों के भौतिक, रासायनिक विघटन और सतह से नीचे रिसने वाले पानी की क्रिया से जो है शुरू होता है। मृदा का उत्पत्ति छात्रों जो है, इस विघटन को अपक्षय कहा जाता है। मतलब जब विघटन होता है, जब चट्टानें और शैल जो है टूटकर छोटे छोटे कणों में जो है कहीं जाके परत के रूप में जम जाती हैं, तो वहाँ पे उस प्रक्रिया को जो है हम अपक्षय कहते हैं, जो मृदा उत्पत्ति में पूरा सहयोग करते हैं। अपक्षय का मूल परिणाम ठोस चट्टानों का कमजोर होना और टूटना, सुसंगत चट्टानों का विघटन और बड़ी चट्टानों से छोटी चट्टानों का बनना जो है आपका मृदा उत्पत्ति का जो है मृदा निर्माण का जो है शुरुआती जो विखंडन होते हैं वहाँ पे मृदा के निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है। फिर उसके बाद मिट्टी की उत्पत्ति में
मृदा निर्माण की जो प्रक्रियाएं हैं उसे हम बतला रहे हैं आपको छात्रों जो है कि मृदा निर्माण प्रक्रियाओं के 4 वर्ग हैं। पहला आपका मृदा संवर्धन, दूसरा निष्कासन, तीसरा आपका स्थानांतरण और चौथा आपका रूपांतरण होता है। जो मृदा निर्माण की प्रक्रिया जो है इस जो है 4 वर्गों के द्वारा जो है मृदा की उत्पत्ति होती है और मृदा का निर्माण होता है। तो पहला आपका इसमें आता है मृदा संवर्धन जो है। तो मृदा संवर्धन में पदार्थ कार्बनिक और अकार्बनिक मिट्टी में मिलाया जाता है। फिर उसके बाद नदी की बाढ़ या हवा से उड़ने वाले धूल के रूप में गाद की सतह खनिज संवर्धन का एक जो है उदाहरण है। कार्बनिक संवर्धन तब होता है जब पानी O36 से नीचे A36 में ह्यूमस के ले जाता है, तब जो है वहाँ पे आपका मृदा संवर्धन की प्रक्रिया या गतिविधियाँ स्टार्ट होती हैं या शुरू होती हैं। फिर आता है निष्कासन प्रक्रिया जो है, ठीक है। निष्कासन प्रक्रिया में क्या होता है छात्रों? तो निष्कासन प्रक्रिया में सामग्री में मिट्टी के शरीर से जो है हटा दिया जाता है। हटाने के बाद जो है यह तब होता है जब कटाव मिट्टी के कणों के धाराओं और नदियों में ले जाया जाता है, तब वहाँ पे आपके मृदा का निष्कासन की प्रक्रिया जो है शुरू होती है छात्रों। फिर उसके बाद निछालन, निचले परतों पर बहने वाले पानी में घोल द्वारा मिट्टी के यौगिकों खनिजों का नुकसान एक और महत्वपूर्ण निष्कासन जो है प्रक्रिया है, जिसके द्वारा जो है हमारे मिट्टी के जो खनिज पदार्थ हैं, पोषक तत्व हैं और जो है उसमें जो खनिजों का एक संस्तर होता है वो जो है निष्कासन प्रक्रिया के द्वारा जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाता है, जिससे जो है बहुत बड़ी जो है नुकसान का जो है एक तरीके से हमें नुकसान उठाना पड़ता है। फिर आता है स्थानांतरण की प्रक्रिया। तो स्थानांतरण से तात्पर्य मिट्टी के भीतर पदार्थों के ऊपर या नीचे की ओर जो गति से होता है, जो स्थानांतरण प्रक्रिया में जो है मृदा उत्पत्ति में जो है अपना पूरा जो है सहयोग देते हैं। नीचे की ओर जो स्थानांतरण होता है तो महीन कण खास आम तौर पर मिट्टी और कोलाइड नीचे की ओर स्थानांतरित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को एलुविएशन जो है कहते हैं। जो हमारे जो क्या कहते हैं खनिज पदार्थ हैं और ह्यूमस हैं और कई ऐसे पोषक तत्व हैं जो मतलब कि वर्षा के द्वारा जो है या पानी के द्वारा जो है उसके जो महीन कण वो नीचे की ओर जो है स्थानांतरित हो जाते हैं, जिसके कारण से हमारे जो ऊपर की परत है मिट्टी की जो है वो कमज़ोर हो जाती है। फिर उसके बाद इससे रेत या मोटे गाद के कण पीछे रह जाते हैं, जिससे E36 जो है बनता है। मिट्टी की सबसे ऊपरी परत हवा से उड़ाई गई गाद और रेत के टीलों की एक पतली परत है, जिनसे मिट्टी का रूपरेखा को जो है बढ़ावा मिलता है। फिर उसके बाद O36 में सड़ते हुए कार्बनिक पदार्थों से नीचे की ओर बढ़ते हुए ह्यूमस ने A36 को समृद्ध किया, जिससे उसका रंग जो है भूरा हो जाता है। तो ये चीज़ है छात्रों जो है, अगर जहाँ पे ह्यूमस की मात्रा अगर जिस मृदा में ज़्यादा पाई जाएगी तो उस मृदा की जो कलर है, रंग है, वो भूरा हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद ऊपर की ओर स्थानांतरण आपका, तो रेगिस्तानी जलवायु में ऊपर की ओर जो स्थानांतरण भी हो सकता है, जो ज़्यादातर रेगिस्तानी एरिया में जो है या क्षेत्रों में पाया जाता है। फिर उसके बाद कुछ निचले इलाकों में भूजल की एक परत सतह के करीब होती है, जिससे एक समतल खराब जल निकासी वाला क्षेत्र जो है बनता है। और जैसे ही मिट्टी की सतह पर या उसके आसपास का पानी वाष्पित होता है तो भूजल केशिका तनाव द्वारा इसे बदलने के लिए ऊपर की ओर जो है खींचा जाता है। मतलब जो हमारे केशिका जो है तनाव हैं वो एक तरीके से जो है जो हमारे नीचे का जो है पोषक तत्व हैं या खनिज पदार्थ हैं वो जो है उसे ऊपर की ओर खींचता है जो है। जैसे होता क्या है छात्रों जो है कि अगर हम किसी भी पौधों या जैसे आप एग्जाम्पल पे ले लीजिए जो है धान की फसल आपकी हो गई, तो धान की फसल में क्या है
कि जो हमारे पोषक तत्व हैं या कार्बनिक पदार्थ हैं या कुछ ऐसे सूक्ष्म तत्व हैं जो एकदम बिखरे रहते हैं। तो जब आप उसमें यूरिया का जो है सम्मिलन करते हैं जो है, तो जो हमारे पोषक तत्व विखंडन में होते हैं वो एकाग्र होके मतलब संयुक्त होके जो है हमारे पौधों को जो है मिलते हैं, जिससे पौधे का वृद्धि भी होता है और विकास भी होता है। तो जिसके कारण से अच्छी उत्पादन होने की जो है संभावना बनी रहती है। फिर उसके बाद मृदा निर्माण प्रक्रियाएं जो है स्थानांतरण जो है परिवर्तन की जो प्रक्रिया है उसे हम बतला रहे हैं कि मिट्टी बनाने की प्रक्रियाओं के अंतिम वर्ग में मिट्टी के शरीर के भीतर सामग्री का परिवर्तन शामिल है। क्योंकि अगर मिट्टी के अंदर अगर वनस्पतियां हैं या जड़ें हैं या कोई ऐसे अवशिष्ट पदार्थ हैं जिनके जो है अंदर ही प्रक्रियाएं होती हैं और वो कई रूप में परिवर्तित होता है। इसका एक उदाहरण प्राथमिक से द्वितीयक प्रकार के खनिजों का रूपांतरण है। दूसरा उदाहरण सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों का अपघटन है, जिससे ह्यूमस के उत्पादन होता है, जिसे हम ह्यूमिफिकेशन जो है कहा जाता है। ठीक है, तो कहने का अर्थ ये है कि जो हमारा एग्जाम्पल है, जो हमारा प्राथमिक से द्वितीयक प्रकार के खनिजों का एक रूपांतरण होता है। फिर दूसरा जो एग्जाम्पल हम बता रहे हैं कि सूक्ष्म जीवों द्वारा जो कार्बनिक पदार्थों का अपघटन होता है, वहाँ पे ह्यूमस का उत्पादन होता है, जिसे हम ह्यूमिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे ह्यूमिफिकेशन की प्रक्रिया अगर आती है छात्रों जो है, तो वहाँ पे आप अगर इसी भी दर्शा देते हैं कि जहाँ पे जो है सूक्ष्म जीवों का विखंडन होता है या खंडन होता है, वहाँ पे जो ह्यूमस का उत्पादन होता है उसे हम ह्यूमिफिकेशन कहते हैं या कहा जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद गर्म नम जलवायु में कार्बनिक पदार्थों का कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में रूपांतरण लगभग पूरा हो सकता है, जिससे मिट्टी में लगभग कोई कार्बनिक पदार्थ जो है नहीं बचता है। ठीक है, तो जो हमारे मिट्टी में जो कार्बनिक पदार्थ हैं वो अगर गर्म जलवायु है या नम जलवायु है, तो वहाँ पे जो है जो हमारे कार्बनिक पदार्थों का जो एक प्रक्रिया है वो कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा जो है बाहर निकल जाते हैं, जिसके कारण से जो है कार्बनिक पदार्थ जो है वहाँ उस मिट्टी में नहीं बचते हैं। फिर यहाँ पे मृदा निर्माण के जो कारक हैं, जो कारक के द्वारा जो है मिट्टी का उत्पत्ति होती है, मृदा का उत्पत्ति होता है, तो ये इसे हम बतला रहे हैं छात्रों जो है कि मिट्टी एक निरंतर विकसित होने वाली जो है सामग्री होती है, जो निरंतर इसका विकास होता रहता है, निरंतर इसका जो है क्या कहते हैं बनावट और निर्माण होता रहता है। रूपकांतक जो है रूप से मिट्टी एक स्पंज की तरह काम करती है, इनपुट लेती है और स्थानीय पर्यावरण द्वारा क्रियान्वित होती है, समय के साथ जो है बदलती है, और जब इनपुट या स्थानीय पर्यावरण बदलता है तो हमारे मिट्टी का स्वरूप भी जो है परिवर्तित हो जाता है। जो वहाँ पे जलवायु और कई ऐसे जो है वायुमंडलीय कारक होते हैं जिसके कारण से हमारे मिट्टी पर जो है प्रभाव पड़ता है उनके परिवर्तन होने में। ठीक है, तो वहाँ पे कारक ही जो है पूरे तरीके से जिम्मेदार होते हैं मिट्टी की उत्पत्ति या बनावट या निर्माण में जो है अपना जो है एक परिवर्तन की प्रक्रिया वहाँ पे शामिल होती है, और मिट्टी हमारी कई रूपों में जो है आपको दिखाई देती है जो है। फिर उसके बाद मृदा विकास के जिम्मेदार जो कारक हैं जो है, पहला आपका जलवायु हो गया, दूसरा आपका जीव हो गया, और तीसरा आपका समय हो गया। फिर उसके बाद मानवीय गतिविधियां हो गया। तो जलवायु जो है जिसे वर्षा और तापमान द्वारा मापा जाता है, मिट्टी के गुणों का एक महत्वपूर्ण निर्धारक होता है छात्रों, जो जलवायु के द्वारा मृदा पे पूरी तरीके अपना जो है प्रभाव डालता है जो है। फिर उसके बाद वर्षा मिट्टी में पोषक तत्वों और अन्य रासायनिक यौगिकों के नीचे की ओर स्थानांतरण द्वारा गति को नियंत्रित करते हैं। यदि वर्षा अधिक है तो पानी पोषक तत्वों को मिट्टी में गहराई तक बहा ले जाएगी और पौधों की जड़ों की पहुंच से जो है बाहर कर देगा, जिससे जो है पौधे उसे अवशोषित नहीं कर पाते हैं, जिससे पौधे के जो है विकास और वृद्धि में बहुत बुरा जो है प्रभाव पड़ता है। यदि वर्षा कम है तो मिट्टी में लवण जमा हो जाएगा और उर्वरता को जो है सीमित कर देगा। इसके विपरीत
बैक्टीरिया कम आच्छादनों के गर्म नम जलवायु में पौधों की सामग्री को तेजी से जो है विघटित करते रहते हैं, जिसके कारण से जो है जो हमारे मुख्य पोषक तत्व हैं वो जो है हमारे पौधे उसे सही समय पर जो है ले नहीं पाते हैं, जो इसके मुख्य कारक हैं छात्रों जो है। फिर उसके बाद O36 की कमी और पूरी मिट्टी प्रोफाइल में बहुत कम कार्बनिक पदार्थ होते हैं जब ये प्रक्रिया होती है, जब परिवर्तन होता है छात्रों जो है। फिर उसके बाद आता है वर्षण की जो भूमिका है। जिन क्षेत्रों में बहुत अधिक वर्षा होती है वहां मिट्टी होकर नीचे रिसने वाले पानी ऊपरी परतों से पोषक तत्वों और कार्बनिक पदार्थों को बहाकर या बाहर निकाल देता है, जब तक कि पौधों की जड़ों और अन्य मुख्य या मिट्टी के घटकों द्वारा इसमें बदलाव न किया जाए जो है। तो वहाँ पे वर्षण की जो भूमिका है वो एक तरीके से जो है जिन क्षेत्रों में वर्षा अधिक होती है तो वहाँ पे जो पोषक तत्व हैं वो जो है मिट्टी के नीचे चले जाते हैं, जिससे पौधे उसे जो है अवशोषित नहीं कर पाते हैं। तो जहाँ पे वर्षा कम होती है वहाँ पे लवणता की मात्रा ज़्यादा रहती है, जिससे उर्वरता आपकी सीमित हो जाती है और तब भी जो है पौधे उसे अवशोषित नहीं कर पाते हैं। तो ये चीज़ें जो है बहुत ही जो है अपनी जो है एक तरीके से प्रभाव डालते हैं। इसके विपरीत कम वार्षिक वर्षा वाले शुष्क क्षेत्रों में वाष्पीकरण की उच्च दर मिट्टी में लवणों के संचय को जो है बढ़ावा देती है, जिसके कारण से जो है जो हमारे मुख्य पोषक तत्व हैं वो अवरुद्ध हो जाते हैं और पौधों के विकास और वृद्धि में जो है बहुत ही जो है बुरा प्रभाव या नुकसान पहुंचाते हैं। फिर उसके बाद तापमान की भूमिका आता है। तो सौर ऊर्जा, जिसे आमतौर पर तापमान के रूप में व्यक्त किया जाता है, मिट्टी की सतह पर और साथ ही मिट्टी में गिरने वाले पानी के रूप को जो है नियंत्रित करती है, जो आपके तापमान की भूमिका अदा करता है या कारक अदा करते हैं। साथ ही यह रासायनिक प्रतिक्रियाओं और वाष्पोत्सर्जन और जैविक प्रक्रियाओं और जैसी प्रतिक्रियाओं को दर को जो है बढ़ाती हैं। तापमान में व्यापक उतार चढ़ाव विशेष रूप से पानी की उपस्थिति में मिट्टी में सिकुड़ना और सूजन, गांठ की प्रक्रिया और सामान्य अपक्षय का कारण जो है बनती है, जो आपके तापमान के द्वारा ये प्रक्रियाएं होती हैं छात्रों जो है। अगर आपके मृदा में अगर आप अच्छे तरीके से उसका प्रबंधन नहीं करते हैं या अच्छे तरीके से उसकी देखभाल नहीं करते हैं जो है, तो आप जो है इस तापमान के द्वारा जो है मुख्य पोषक तत्वों या सूक्ष्म पोषक तत्वों को सही समय पर पौधे उसे अवशोषित नहीं कर पाते हैं, जिससे आपके जो है हर उत्पादन और क्या कहते हैं पौधों के विकास में बहुत बुरा जो है प्रभाव पड़ता है। ठीक है छात्रों, यहाँ पे ये टॉपिक आपका समाप्त होता है। अगली टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। सभी छात्रों को धन्यवाद।